नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उपयोग सभी। ठीक है, तो एकल परिवार के बच्चों में एकाकीपन का भाव विकसित हो जाता है, वो बहुत जल्दी आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यानी राइट आंसर आपका उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार, कोई नहीं। ठीक है, तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको हम लोग जन्म का परिवार कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किसका है? बालक नागरिकता का प्रथम पाठ, याद रखिए बालक जो है नागरिकता का प्रथम पाठ आपको यहाँ पर माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किस दार्शनिक का है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यह कथन जो है आपको यहाँ पर मैजनी का है। किसका है? मैजनी का यह कथन है, याद रख लीजिएगा। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में कौन सा साधन औपचारिक है? देखिए 2 प्रकार का साधन अभी आपको हमने पढ़ाया था, औपचारिक और अनौपचारिक। ये धर्म क्या होता है? देख करके सीखता है बच्चा। प्रथा क्या होता है? देख करके सीख रहा होता है। परिवार क्या है? अनौपचारिक है। इसलिए शिक्षा, तो शिक्षा जो है औपचारिक है। ठीक है, शिक्षा क्या है? औपचारिक साधन है। किसने कहा मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? MP टेट 2012 का प्रश्न। वाटो मोर, प्लेटो, परेटो या अरस्तु, किसने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का जो सामाजिक गुण है वो किसने कहा था आपका? तो वो आपका अरस्तु की तरफ से कहा गया था, अरस्तु है। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्त करता है? 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घरों में निवास करते हैं, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस परिवार को व्यक्त करता है? विस्तृत परिवार, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार या पितृत्वात्मक परिवार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में ही सबसे ज़्यादा सम्मिलित रह सकते हैं और बच्चे उनके अच्छे निकलते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए खेल है। बच्चों के लिए खेल क्या चीज़ है? एक अर्जित मनोरंजन कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों के लिए खेल जो क्या है, एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। यह कुछ समय तक सभी बच्चे खेलते ही हैं, ये जन्मजात प्रवृत्ति है। परिवार का इकाई होता है। परिवार का इकाई में कौन कौन होता है? पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। ठीक है, तो परिवार का इकाई में पिता भी होता है, माता भी होता है, भाई बहन भी होता है। यानी राइट आंसर इसका आ जाएगा प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जो है परिवार का इकाई माना जाता है। बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को या शिक्षक को। ठीक है, तो बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों का प्रथम गुरु आपका जो है माता को। किसको माना जाता है? माता को बच्चों का प्रथम गुरु माना जाता है। इसके पहले भी हमने आपको लिखवाया है। ठीक है, नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को या कोई नहीं। ठीक है, तो आदर्श परिवार किसको माना जाता है? तो सबसे छोटे परिवार को जो होता है आदर्श परिवार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, आश्रित में शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में 2 सदस्य कमाता है तो 4 सदस्य खाता भी आश्रित रहते हैं
उनके देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में शामिल, तो आश्रित इसमें कौन कौन आते हैं? तो वृद्ध, अगर आप कमा रहे हैं, आपके वृद्ध माता पिता है तो वो भी आप पर आश्रित है। बच्चे आप पर आश्रित हैं। अस्वस्थ व्यक्ति भी आप पर आश्रित हैं, यानी ये सभी, ठीक है। यानी संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्ति के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आश्रित में कौन कौन होते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी आश्रित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत कौन कौन आता है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी, ठीक है। तो बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज भी सामाजिक बुराई है, बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है, यानी राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? 8/8/2011 में आया था। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी रहते हैं, ठीक है। एकल परिवार में क्या होता है? तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है आपको बताना है। तो प्राथमिक समाजीकरण में जो आता है उस शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों के साथ जो सीखता है वही प्राथमिक समाजीकरण होता है, ठीक है। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन है? मानव समूह का सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार, ढानी, मोहल्ला या गांव, ठीक है। तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका परिवार होता है। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना है? एस्टेट में आया हुआ है, ठीक है। भारत में लड़कियों एवं लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़की के लिए कितना बनाया गया है अभी? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए कितना बनाया गया है? 21 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष और 21 वर्ष में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष महिला, लड़की पहली बार है तो लड़की का 18 वर्ष है, फिर लड़का दूसरा बार है इसलिए लड़का का 21 वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997, ठीक है। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो कब पारित किया गया? 2006 ईस्वी में पारित किया गया। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से, ठीक है। तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके परिवार से ही प्राप्त होता है, जिससे समाजीकरण सीखने लगता है। मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पेंटिनमास्ट या कार्ल मार्क्स, ठीक है। मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया आपको बताना है, ठीक है। तो मानव रुधिर वर्ग का खोज लैंडस्टीनर ने किया। अगला है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार या सभी। बंगाल टेट में 2018 में पूछा गया है। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो होती है वो आपका परिवार ही होता है, ठीक है, परिवार ही होता है। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? वह जिस समाज में रहता है उसका, वह जिस घर में रहता है उसका, वह जिस परिवार में रहता है उसका, या कोई नहीं, ठीक है। तो बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम का सर्वाधिक उदाहरण ये होगा कि वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है वहीं पर उसको मिलता है, इसलिए वह जिस परिवार में रहता है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की जो परिकल्पना की गई उसका आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या कोई नहीं, ठीक है। तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो अवधारणा थी वो था आपका मानव का सामाजिक प्राणी होना, ठीक है, मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला है, लैंगिक विभेद क्या होता है? लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता का भावना, समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार, ठीक है। तो लैंगिक विभेद मतलब लिंग का विभेद होता है, जो कि लड़का और लड़की में विभेद होता है। तो समाज में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाने से लैंगिक विभेद हो रहा है। हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? ठीक है, पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा,
जड़ के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो आपके जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। ये सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णविकृत या कोई नहीं। देखिए कितना बार प्रश्न आया है। उत्तराखंड टेट 2018, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम जाने से पहले तक आपको देखिए जैसे वीडियो मिलता है आप तो पीडीएफ लेना भूलिएगा ही नहीं। इस कदर आपके लिए देखिए हमने मेहनत करके बनाया है कि आप समझिए कि आपका यहाँ से प्रश्न पूरा भिड़ने वाला है, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मोटे मोटे ग्रंथ लेकर मत पढ़िएगा। कम प्रश्न है और ज़्यादा आने वाला प्रश्न है, आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा। जरूर 150 रुपये में आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तो उसमें पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन या सभी। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान से गुजर रहे होते हैं तो उस समय वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? तो वायुमंडल में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णविकृत कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे के भोजन जो बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? पत्ता, तना, जड़ या कोई नहीं, ठीक है। ये पंजाब टेट 2018 पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो पौधों का कौन सा भाग पानी ग्रहण करता है? तो पौधों का जड़ जो होता है वो पानी को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पौधों का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पत्ता, तना, पुष्प या जड़। ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का प्रश्न है, ठीक है। तो पौधों का आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसका दिखता है वो उसका फूल होता है, पुष्प होता है, ठीक है। पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? जैसे देखिए आपने एक पुष्प हमने बनाया, ठीक है, पुष्प बनाया इस तरह से, तो इसमें देखिएगा यहाँ से इस तरह का लगा हुआ रहता है, ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या है? ये पुष्प है। तो ये जो रंगीन भाग होता है, मान लीजिए कि ऊपर ये पुष्प है, ये पुष्प है, और ये रंगीन भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो पंखुड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? पंखुड़ी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और कब पूछा गया? तो ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। देखिए पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण या तंतु, ठीक है। पुष्प होते हैं ना, पुष्प जैसे उड़हूल का फूल आप देखे होंगे घर में, अपने घरों में होता होगा, ठीक है। पुष्प जो होते हैं तो पुष्प में क्या होता है? जैसे इस तरह का जो होता है ये भाग, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से ऐसे ऐसे जो रेखीय संरचना निकला हुआ रहता है ना, तो ये रेखीय संरचना जो निकला हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया? तो ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, वायदल या सभी। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ठीक, तो पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नर मतलब यहाँ पर हो गया पुरुष, ठीक है। नर मतलब पुरुष, तो पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर, ठीक है। पुरुष है इसलिए याद रखिएगा पुंकेसर। तो पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा, मादा मतलब स्त्री, मादा मतलब स्त्री। तो पुष्प के स्त्री है, तो पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री भाग, तो इसको कहिएगा स्त्री केसर। क्या कहिएगा? स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री किस में बीजांड पाया जाता है? कभी पूछता है कि पुष्प के किस भाग में बीजांड होता है, तो होता है स्त्री केसर में बीजांड पाया जाता है, ठीक है। जड़ मदद करते हैं, आपको बताना है कि जड़ मदद करते हैं, किस चीज़ में जड़ मदद करते हैं? जल के तेज बहाव को रोकने में,
खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में। ठीक है, तो जड़ हमें जल के तेज बहाव को रोकते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, सभी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी में। कहाँ पूछा गया था? तो ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या सभी जगह। ठीक है, तो पुष्प के मिडिल भाग जो होता है वहीं पर अंडाशय पाया जाता है। और ये अंडाशय किस में होता है? तो अंडाशय स्त्री केसर में होता है। अंडाशय किस में होता है? स्त्री केसर में होता है। यहाँ पर पुंकेसर में अंडाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर में होता है अंडाशय, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर बनाया नहीं है, लेकिन उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। राइट आंसर O2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर हो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? ठीक है, O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या सभी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलन बना हुआ रहेगा, लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधे की जरूरी पड़ती है। राइट आंसर बी है। ठीक है, बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं। UP टेट 2022 और JET टेट 2016। और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा। ठीक है, जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक। मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, वो अजैव घटक है। दिमाग में तो बैठा लीजिए। ठीक है, तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए UP टेट 2022 और JET टेट 2016, तभी वह सजीव है। तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है? ठीक है, तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं? अजैव घटक में रखते हैं। किस में रखते हैं? अजैव घटक में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी। ठीक है, UP टेट 2019 का यह प्रश्न है। तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ऊँट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी। हरियाणा टेट 2018। ठीक है, तो ये मरुस्थल में ऊँट भी पाए जाते हैं, सांप भी पाया जाता है, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगला मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? देखिए मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। ठीक है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट। केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है। ठीक है,
मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊंट को, भेड़ को, बकरी को, ऊंट को। यूपी टेट 2016 में प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है, 2 बार लिखा गया है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊंट को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। ऊंट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था, जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था, ठीक है। तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर ये गलत मान लीजिए जैक, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का, वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से, ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है, ठीक है। तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है? उभयचर प्राणी, राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं, ये अभी जैक का जो जैक ने एग्ज़ाम लिया था, आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। अगला है, बत्तख कैसा पक्षी है? बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं, ठीक है। तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा, ठीक है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है? बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा, या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2022, CG टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016, ठीक है। तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ, घोगा, तिलचट्टा, या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2012, CG टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? बहुत बार बिहार टेट 2021 में और CG टेट 2019 में और भी सारे एग्जाम में आए हुए हैं। काला रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, या कोई नहीं, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? देखिए यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है, और अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से अंतरिक्ष देखने पर किस रंग की दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीचे, तो नीचे की ओर देखने पर तो पृथ्वी का 2/3 भाग क्या किया हुआ है? ये जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखिएगा और पृथ्वी के नीचे की ओर, तो यह नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला। लेकिन अंतरिक्ष से ऊपर की ओर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर, ठीक है, यानी आकाश की ओर, आकाश की ओर, तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। तो एक नीला होता है, एक काला, यानी ऊपर से नीचे देखने पर नीला और नीचे से ऊपर देखने पर काला, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ेगी? नीला रंग की दिखाई पड़ेगी। नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखलाई पड़ती है अंतरिक्ष से देखने पर, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री को, देखिए अगला प्रश्न आई, वही चीज़ें यहाँ बनाया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष, यानी यहाँ पर कह लीजिए आकाश, कभी कभी आकाश से पूछता है, आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? काला रंग, नीला रंग, पीला रंग, कोई नहीं। अभी आप अंतरिक्ष यात्री कहाँ देख रहे थे? पृथ्वी पर। तो कैसा दिखाई दे रहा था? जल होने के कारण नीला। अब कहाँ दिखाई दे, अब अंतरिक्ष यात्री कहाँ दे रहे? ऊपर, आकाश की ओर, तो कैसा दिखाई देगा? काला। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है? 97, 85, 86, 99, ठीक है। जल का सर्वाधिक भाग जो है वो कहाँ चला जाता है? समुद्र या महासागरों में चला जाता है, वहीं पे जाके लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो समुद्र या महासागर में जो जल चला जाता है वो कितना होता है? तो वो होता है देखिए 97%, यानी 97% भाग जल जो है
वो समुद्र या महासागरों में पाया जाता है। राइट आंसर होगा 97%। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 4% या सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो जल हमको पृथ्वी पर मिलता है अधिकांश 97% भाग तो समुद्र में चला गया। अब जो बचा हमारे पास 3% भाग, यही 3% भाग जो है वो स्वच्छ जल है या पीने योग्य जल है। ठीक है, तो इसमें से स्वच्छ जल वो कहाँ से मिलता है? तो वो आपको भूमिगत से, बर्फ से, आकाश से और यहाँ पर बर्फ से, आकाश से मिलता है। ठीक है, पिघल करके। तो बर्फ से पिघलने वाला जल कितना होता है? तो देखिए ये होता है 2%। ठीक है, बर्फ से 2% है। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत होता है? स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर उपस्थित है? 0.01%, 1.08%, 2.08% और 4%। ये झारखंड टेट 2013 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2018 का प्रश्न है और बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पृथ्वी पर स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का जब भी प्रतिशत आपको देता है तो याद रखिएगा 2.5 से लेकर के 3 के बीच में होगा। ठीक है, इतना के बीच में ही देता है। क्लियर? तो इतना के बीच में कोई एक ऑप्शन होगा जिसको आप टिकिंग कर सकते हैं। 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.8 हो सकता है। तो 2.8 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए 2.8 हम यहाँ पर टिकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? नीला, काला, पीला, सभी। सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है आपको काला रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखलाई पड़ता है? नीला रंग का दिखलाई पड़ता है। दोनों को याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश, आकाश मतलब ऊपर, ऊपर देख रहा है तो ऊपर देखने पर काला, और अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी, पृथ्वी में नीचे तो नीला। ठीक, याद हो जाएगा आप सभी को। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो अब ये यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल की 3 अवस्थाएं अभी तो माना गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल का, ये उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक, तो पृथ्वी पर जो जल आता है उसका मुख्य स्रोत कहिएगा, तो वर्षा का जल जो है वही जल का मुख्य स्रोत है जिस पृथ्वी पर बनाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्षा के जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए वर्षा के जल में जब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, N2O, NO2 और ये सब उसका ऑक्साइड घुले हुए रहेंगे तो ये जल के साथ मिलकर के क्या बना देंगे? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल, HNO3 बना देंगे। तो ये अम्ल बन गया, इसलिए ये अम्लीय वर्षा हो जाएगा। जब अम्ल बनेगा ये जल के साथ घुल करके तो वहाँ पर क्या होगा? अम्लीय वर्षा। यानी वैसे शहर जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक है और वहाँ पर वर्षा उस समय हो जाए तो वर्षा का जल जब इससे मिलेगा तो बना देगा अम्ल, और अम्ल बना देगा तो उस क्षेत्र पर वर्षा कौन सी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ये राजस्थान टेट 2016 का प्रश्न है, रीट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। जिस भी एरिया में अम्लीय वर्षा हो जाती है वहाँ जो स्मारक ये सब संगमरमर के बने रहते हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब रंग डिस्कलर हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखिए अभी आकलन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और देखिए आपका किताब से है। ठीक है, आपका ये किताब से है, क्लास 7 का एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिएगा 4-5 विज्ञान में, तो आपको जल टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, JCERT किताब को जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखिए 1400 से 1500
मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखिएगा तो मिलीमीटर 1400 से 1500, और सेंटीमीटर में देखिएगा तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? भौम जल के स्तर में कमी आने का, भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है, जल का सतह, उसका लेयर नीचे भागते जा रहा है। तो लेयर नीचे भागने का मुख्य कारण क्या है? यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का समान वितरण, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगा तो हर जगह क्या होगा? बोर होगा ना हर जगह ज़मीन पर, और वहाँ से क्या होगा? पानी निकलेगा। सभी को पानी चाहिए, पानी यहाँ पर अनुपयोगी भी होगा। इस कारण क्या होगा? तो भौम जल का स्तर में लेयर नीचे गिरेगा। कृषिगत उपयोग, बहुत अधिक कृषि कार्य ट्यूबवेल से किए जाने के कारण, नल से किए जाने के कारण, बोरवेल से किए जाने के कारण पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का समान वितरण, वर्षा भी समय समय पर नहीं होती है एक सीजन के अनुसार, इस कारण भी यहाँ पर भौम जल के स्तर में कमी आ रहा है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में पूछा गया था। सिमोन उरांव, कश्मीर उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है। तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्मश्री से नवाजा गया था? अंकलेश मुंडा, सिमोन मुंडा, सिमोन उरांव या कोई नहीं। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड से सिमोन उरांव को पद्मश्री से नवाजा गया था। खेत के फसल किस वर्षा के कारण सूख जाते हैं? खेत में अगर फसल लगा हुआ है और किस प्रकार की वर्षा होगी तो वो खेत का फसल पीला पड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण, क्षारीय वर्षा के कारण, सोहनीय वर्षा के कारण या लवणीय वर्षा के कारण। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसके कारण खेत के फसल नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा होने के कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं? मान लीजिए कि यह नदी है, इसमें आपने मछली पालन कर रखा है, मेढक है, कोई भी जीव जंतु है। अगर यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी तो उसका pH मान 5.6 से कम होगा, और 5.6 से कम होगा तो ये क्या होगा? जो भी जीव जंतु इस जल को पिएगा वो क्या होगा? मर जाएगा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही जलीय जीव जंतु क्या होता है? कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है। बिहार टेट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल का उपयोग, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? MP टेट 2013 का, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण, जल, बांध या सभी। ठीक है। तो वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा जल का संग्रहण करेंगे जिससे कि हमारा भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल का pH मान होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, 5.6 से कम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है। ठीक है। या कभी कभी 5.7 दे सकता है, 5.8, लेकिन इतना ही रहता है, वो 7 से कम नहीं होता है। तो 5.6 या 5.7 या 5.8 से कम, लेकिन किताब में आपका जो ऑथेंटिक दिया है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि कभी भी आपको क्लेम करना होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। देखिए आपको हम JCERT से क्यों यहाँ पर बना दे रहे हैं नोट्स? JCERT से अगर मेरा नोट्स बना हुआ है, अगर यही प्रश्न आता है और कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको कंप्लेन के लिए यहाँ से किताब के पेज नंबर से उसको काट के भेज सकते हैं। इसलिए आप JCERT का ही पढ़िएगा। ठीक है। जहाँ तहाँ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप उसका परवाह मत कीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप JCERT का किताब ले जाके वहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, यही कारण है। अब देखिएगा, तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि होती है? जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं, फसल भी नष्ट हो जाते हैं, स्मारक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए यहाँ से आकलन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो एक होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन या जल में अघुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में अघुलनशील विटामिन। ठीक है।
देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, केड़ा, केड़ा नाम जानते हो ना, केड़ा जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। बताइए कीड़ा को एक जो है जल है, जल यहाँ पर टावर है, इसमें अगर कीड़ा को छोड़ दिया जाए, कीड़ा को छोड़ दिया जाए तो क्या यह जल में घुल जाएगा? जल में पूरा पूरी मिल जाएगा? नहीं। लेकिन एक कीड़ा को यहाँ पर जो कढ़ाई है, आँच दे रहे हैं, इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको तेल में भूज देंगे तो ये कीड़ा भुजाने के बाद क्या होगा? पूरा पूरी घुल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही देखिए केड़ा जो है, केड़ा याद रखिएगा, केड़ा तेल में घुल रहा है। किस में घुल रहा है? तेल में। तेल मतलब वसा, तेल मतलब वसा। तो केड़ा वसा में घुलता है। केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है, और बाकी सब चीज़ जल में घुलता है, बाकी सब चीज़ जल में घुलता है। ये केड़ा वाला वसा में घुलेगा, बाकी सब चीज़ जल में घुलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब विटामिन हम लोग कौन कौन पढ़ते हैं? तो विटामिन पढ़ते हैं A B C D E और K। मुख्य रूप से इतना ही विटामिन हम लोग को पढ़ना है ना। अब देखिए इसमें से केड़ा, तो K E D और A, चार को। ये केड़ा किस में घुलता है? तो केड़ा वसा में घुलता है। बाकी कौन बचा? तो बाकी B और C बचा। तो B जो है जल में घुलनशील है, और C जो है जल में घुलनशील है, यानी विटामिन B और C दोनों जल में घुलनशील है। बाकी हो गया K E D A, ये सब वसा में घुलनशील है, ठीक है, याद हो गया। अब देखिएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। याद रखिएगा केड़ा, केड़ा ये वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है, तो यह जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो E वाला वसा में है, याद रखिएगा वसा, तो A वसा में है तो ये नहीं होगा, D वसा में ये नहीं होगा, K यानी बचा B। तो B जो है वो जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, फिर वही प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है, उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा है। ऑप्शन दूसरा था विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K, ठीक है। तो हमको याद रखना है केड़ा, हमको क्या याद रखना है? केड़ा ये जल में नहीं घुलता। आपसे पूछा है जल में घुलनशील, केड़ा जल में नहीं घुलता है, तो यहाँ पर K ये जल में नहीं घुलेगा, E भी नहीं घुलेगा, A भी नहीं घुलेगा, यानी बचा विटामिन C। तो विटामिन C जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए किस तरह से पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन है, MP टेट 2016 का प्रश्न है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन B और C और विटामिन D, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक, तो केड़ा तो जल में नहीं घुलता है, केड़ा कहाँ घुलता है? तेल में, वसा में। तो जल में कौन घुलेगा? तो B और C, यही बचा B और C। तो विटामिन B और C यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही में है, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन है, CG टेट 2018 का प्रश्न है। विटामिन K, विटामिन D और E, विटामिन A या उपयोग सभी। तो जल में वसा में घुलनशील कौन होता है? तभी आपको बताया था केड़ा, केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो यहाँ पर देखिए K D E E यानी उपयुक्त सभी, ये सभी वसा में घुलनशील है, ठीक है। रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? देखिए प्रश्न, सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, शुष्क या नम? बिहार टेट 2021 और CG टेट 2018 यहाँ पर पूछ दिया गया है, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान जो है आपका गर्म रेगिस्तान है, याद रखिए गर्म रेगिस्तान है। क्लियर, अभी इसके पहले थ्योरी क्लास में हो गया है, और उसी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, जो भी शिक्षक हैं अगर यहाँ पर EVS की केवल तैयारी करना चाहते हैं तो 150 रुपये में EVS का सारा नोट्स PDF और क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और उसके सारा वीडियो भी मिल जाएंगे। और बाकी अगर जो शिक्षक यहाँ पर पूरी क्लासेज करना चाहते हैं तो उनको 500 रुपये लगेंगे। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सारी क्लासेज उनको इसी तरह से नोट्स PDF वीडियो सारी क्लासेज प्रोवाइड की जाती है। तो आप यहाँ से JCRT जैक की किताब का नोट्स लेकर के पढ़ना, परीक्षा में जाने से पहले तक कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। ज़रूर लेकर के ही पढ़ कर ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ही आपको यहाँ पर सभी का छांट करके बनाया गया है, ठीक है। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट, ठीक है। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया, उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया, और बिहार टेट 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? तो आप यहाँ पर देखिएगा, मरुस्थल में जो है आपका ऊँट रह सकता है। मरुस्थल में कौन रह सकता है? मरुस्थल में आपका ऊँट रह सकता है, ठीक है। मरुस्थल में आपका ऊँट रह सकता है केवल, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा,
मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को, घोड़ा को, गधा को, भेड़ को। बिहार टेट 2017 का प्रश्न है, यूपी टेट 2022 का प्रश्न है और सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछता है, उत्तराखंड टेट में पूछा था 2019 में, और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में, और सीजी टेट 2014 में पूछ दिया था। ठीक है, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है जल, चावल, वसा या कोई नहीं। ठीक है, तो ऊँट के पीठ पर कुबड़ रहता है जिसमें संचित रहता है वसा, जिसका उपयोग बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलने के बाद यहाँ पर ऊँट कर सकते हैं उसका उपयोग भोजन के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऊँट बिना भोजन और पानी के कितनों दिनों तक जीवित रह सकता है? ये उत्तराखंड टेट 2016, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 और आकलन परीक्षा 2000 यहाँ पर अभी 24 हुआ थे, गलत लिखा गया है, 2024 वाला प्रश्न ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और 24 में था, 2025 में हुआ है। ठीक है, तो ये आकलन परीक्षा 2016 नहीं 2025 में झारखंड में पूछा गया है। 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन या 14 से 16 दिन। ठीक है, तो ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रख सकता है? अभी थ्योरी क्लासेज में हमने देखा था 10 से 12 दिन तक, तो इसका राइट आंसर 10 से 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऊँट के पैर होते हैं छोटा, पतला और नाटा, लंबा और पतला कोई नहीं। सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2018। ठीक है, तो ऊँट के पैर कैसे होते हैं? तो ऊँट के पैर लंबा और पतला होता है। ठीक है, ऊँट के पैर लंबा और पतला होता है। अगला है, ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह, यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया है, बी टेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में आया है, क्योंकि वह सिर्फ उत्तर दिशा में देख सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा में देख पाते हैं, सिर्फ पूर्व दिशा में देख पाते हैं, वह सभी दिशा में देख पाते हैं। ठीक है, तो ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह सभी दिशा में देख सकते हैं, इसकी यह विशेषता होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊँट के संबंध में क्या सही है? सीजी टेट 2018 में पूछा था। ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। ऊँट बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है। और अगला है सभी। ठीक है, तो देखिए ऊँट के संबंध में क्या सही है? तो ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऊँट बिना भोजन और पानी कई दिनों तक रह सकता है, ये भी सही है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है, ये भी कथन सही है। राइट आंसर बचा सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सभी कथन सही है। ठीक है, अगला है, ऊँट की विशेषता नहीं है। ऊँट का विशेषता नहीं है, यूपी टेट 2018 में पूछा है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ये तो विशेषता में है। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ये भी विशेषता के हैं। ऊँट की आंखें भूरी और पलके लंबे होते हैं, ये भी उसकी विशेषता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल संचित रहता है, ये बिल्कुल गलत है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल नहीं वसा संचित होता है, ये गलत है, ये ऊँट की विशेषता नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से बेंगलोर, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाने या ठाणे, ठीक है, के मध्य कहाँ पर चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के मध्य। ये उत्तराखंड टेट, यूटेट, उत्तराखंड टेट 2013 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के काल में रेलगाड़ी चली? बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल ने रेलगाड़ी चलानी, या किसका काल उस समय चला था जिसमें रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ, किसने रेलगाड़ी को चलवाया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कोई नहीं। ठीक है, तो किस गवर्नर काल में रेलगाड़ी चली? तो वो रेलगाड़ी चली थी आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी। ठीक है, एक ट्रिक होता है, डलहौजी हड़प ले ले रेल स्टाम्प। ठीक है, रेल, हड़प नीति, स्टाम्प सब इसी का है। ये कहाँ आया था? तो यूपी टेट 2014 में, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक अगर रोजगार कोई क्षेत्र में मिलता है तो कौन सा क्षेत्र है? ये प्रश्न है एच टेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का। रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन। ठीक है, तो सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर है रेल परिवहन। रेल में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, या सबसे अधिक कर्मचारी रेल में ही है। ठीक है,
भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये रीट मतलब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। विवेक एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस या हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो आपका विवेक एक्सप्रेस है। असम में डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसके पहले हम लोगों ने नोट्स में देखा है। ठीक है, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? 17, 18, 16, कोई नहीं। सीजी टेट 2018 में पूछ दिया गया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में प्रश्न आए हुए थे। तो भारतीय रेल को वर्तमान में 18 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 19 नंबर, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, मुंबई शिवाजी टर्मिनल या सीजा है शिवाजी टर्मिनल, कोई नहीं। ये एमपी टेट 2012 का प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, म से मध्य और म से मुंबई, शिवाजी टर्मिनल पड़ता है। ठीक है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय वो कोलकाता में पड़ता है। आपको इसके पहले दिया हुआ है। ये यूपी टेट 2016 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2015 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो भारत में पहली मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कहाँ हुआ? कोलकाता में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दमदम से हावड़ा, मुंबई से थाने, मुंबई से दिल्ली या दमदम से टालीगंज। तो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल चली कोलकाता में चली, और कोलकाता में जो चली तो कहाँ से कहाँ तक? तो दमदम से टालीगंज स्टेशन के बीच चली थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। दूसरी मेट्रो रेलवे कहाँ चली? पहली बार तो कोलकाता थी, दूसरी बार मेट्रो रेलवे कहाँ चली? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दूसरी बार जो मेट्रो रेलवे बना वो आपका दिल्ली मेट्रो रेलवे में हुआ। और ये प्रश्न आपको पंजाब टेट 2014 का पूछा गया है। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज। ठीक है, तो 3 में बांटा गया है। राइट आंसर इसका सी होगा। ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? रेलवे लाइन है, इस पटरियों के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए इसका 1.6 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.616 मीटर होता है। राइट आंसर यही हो गया। ठीक है, ये कहाँ प्रश्न आया था? तो ये एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, मीटर गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? मीटर गेज में रेलवे लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.762 मीटर, 0.320 मीटर, 1 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो मीटर गेज में रेलवे लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज सबसे छोटा होता है। और ये सीजी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। भारत में जो सबसे लंबा रेल पुल है नदी पर जो बना है वो किस नदी पर सबसे लंबा रेल पुल बना है भारत का? सोन नदी पर है, गंगा नदी पर है, नर्मदा नदी में है, कोई नहीं। ये प्रश्न आपका रीट 2018 का है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ जो जाते हैं तो सोन नदी पर एक पुल बना है, वो भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। सबसे लंबा रेल पुल है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, सोन नदी बिहार में जो पुल है सोन नगर स्टेशन के पहले वो आपको है। ठीक है, अगला है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है लद्दाख पुल, चिनाव पुल, तिब्बत पुल, कोई नहीं। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है।
तो चिनाब पुल जो है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो जम्मू कश्मीर में आपका है। ठीक है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का शुरुआत कब हुआ? 24 दिसंबर 1925, 24 अक्टूबर 1984, 24 जुलाई 1980, 16 अप्रैल 1853। ठीक है। तो कोलकाता मेट्रो रेलवे का जो शुभारंभ है वो किया गया आपको 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, और ये यूपी टेट 2020 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? 30 नंबर है। भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को, विलियम बेंटिक को, चार्ल्स मेटकाफ को, कोई नहीं। ठीक है। तो भारतीय रेल का जनक जो है वो डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही शुभारंभ किया था रेल का। एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है।